हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी, यानी कि वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर में हमने पहले की क्लासेस में जैसे देखा था कि इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहला वाला पार्ट आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थम का हमारा चल रहा है। इस पेपर में जैसे हमने देखा द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, इस पेपर में हम पढ़ेंगे। और इस एक्ट में, इस अधिनियम में हम फर्स्ट वाला पार्ट जो सिलेबस में है आर्बिट्रेशन का यानी कि मध्यस्थम का, वो देख रहे हैं। तो यहाँ जो हमने जैसे पहले देखा था मध्यस्थम क्या, तो मध्यस्थम वह प्रक्रिया है जिसमें दो लोगों के किसी तरह के कोई विवाद हुए जो कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत निपटाए जा सकते हैं। ऐसे विवादों को मध्यस्थम के द्वारा निपटाया जाता है। मध्यस्थम क्या है? मध्यस्थम वो व्यवस्था है जिसमें कोई से दो पक्षकारों के बीच में अगर विवाद हो गया है और वो न्यायालय के अंदर न जाकर न्यायालय के बाहर अगर किसी विधि के द्वारा वो अपने विवादों को निपटाना चाहें, जिससे कि तीव्र गति से कम खर्चीली प्रक्रिया द्वारा उनके विवादों को निपटाया जा सके, तो न्यायालय के बाहर अपने विवादों को ऐसे निपटाने का जो तरीका है उसी का नाम है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम। हमने जैसे पहले की क्लासेस में इसमें देखा था कि मध्यस्थम सुलह अधिनियम में महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। उन परिभाषाओं को हमने देखा कि मध्यस्थ कौन होते हैं, मध्यस्थम करार क्या होता है, ये हमने महत्वपूर्ण कुछ एक परिभाषाएं देखी थी। आज की क्लास में हम पार्ट 1 में आर्बिट्रेशन में, मध्यस्थम में आगे बढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे सेक्शन 3 के बारे में, रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति के बारे में, कि लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति मध्यस्थम में क्या है। तो लिखित संसूचनाओं की मध्यस्थम में ये व्यवस्था की गई है कि जब दोनों ही पक्षकार ये चाहते हैं कि हमारा विवाद अधिनियम के द्वारा सुलझाया जाए, तो उनसे लिखित संसूचना प्राप्त की जाती है। संसूचना का मतलब होता है सूचना, कम्युनिकेशन, लिखित यानी कि रिटन में। ये धारा 3 लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति के बारे में कह रही है। सेक्शन 3 रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, और ये कहती है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की यह धारा 3 प्रावधान करती है, प्रोविजन करती है कि लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति कब ली जाएगी या मानी जाएगी। यह धारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग की आदर्श विधि से ली गई है, जो अनुच्छेद 3 में दी गई है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि के अंतर्गत। धारा 3 में ये कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लिखित संसूचनाओं की को संसूचित, प्रेषित या प्राप्त की गई तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि संसूचना इस धारा के प्रावधानों के अनुसार संसूचित, प्रेषित या प्राप्त न कराई गई हो। यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं मध्यस्थम सुलह अधिनियम, इसकी ही जो भी धाराएं हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखित संसूचनाओं, रिटन कम्युनिकेशन का आदान प्रदान किया जाएगा। यदि लिखित संसूचनाओं को इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन से संसूचित, प्रेषित या प्राप्त करा गई हो, तो ये धारा सभी संसूचनाओं पर लागू होती है, चाहे वह पक्षकार की हो या मध्यस्थम संस्था की या मध्यस्थ न्यायाधिकरण की हो, किसी की भी हो। संसूचना व्यक्तिगत हो या किसी भी प्रकार से, यानी कि पर्सनली जाके आप ना कम्युनिकेशन कर दो, सूचित कर दो, नोटिस में डाल दो, या फिर लिखित रूप में नोटिस में डाल दो, तो ये नोटिस की बात कर रही है। यदि इसे संसूचित करने में धारा 3 की उपधारा 1 के खंड क और ख में जो तरीके दे रखे हैं उनको नहीं अपनाया गया है, तो संसूचना की यानी कम्युनिकेशन की प्राप्ति के लिए सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति के बारे में ये कह रहा है कि धारा 3 में जो भी संसूचनाओं की कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि अपनी बात पहुंचाने के लिए जो भी मोड्स उसने रखे गए हैं, चाहे वो ओरल मोड रखे गए हों, चाहे रिटन में मोड रखे गए हों, वो कोई सा भी मोड रखा गया हो, लेकिन इस एक्ट की इस धारा के अंतर्गत जो प्रोविज़न है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा।
इस एक्ट में, इस धारा के अंतर्गत जो प्रोविज़न है उनको अगर फॉलो नहीं किया गया है तो ये मान लिया जाएगा कि हमें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिली है। या धारा 3 जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी धारा 1 ये भी कहती है कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाता, यानी कि अगर उनमें कोई करार नहीं है, उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो एक लिखित संसूचना को प्राप्त किया समझा जाएगा यदि उसको व्यक्तिगत तौर पर संबोधित या कारोबार के उसके स्थान पर आभ्यासिक निवास स्थान या डाक पते पर दिया जाता है। पहली चीज़ तो वो यही कह रहे हैं कि लिखित संसूचना यानी कि रिटर्न में अगर वो प्राप्त किया गया, हम मान लेंगे तब जबकि उसको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उसके हाथ में ले जाकर दे दिया गया हो, या संबोधित या कारोबार के स्थान पर, या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा था, कारोबार जहाँ पे वो कर रहा था, यानी कि अगर कोई फैक्ट्री हो जिसमें काम कर रहा हो, या कोई ऑफिस हो जिसमें काम कर रहा हो, या वर्किंग कोई प्लेस हो या संस्था हो जिसमें वो काम कर रहा हो, तो कारोबार के स्थान पर जाकर अगर उसको दे दिया गया है। या आभ्यासिक निवास स्थान, आभ्यासिक निवास स्थान का मतलब है कि वो ऐसा जगह जहाँ पर वो हमेशा ही रहता है, जहाँ पे वो निवास करता है, या डाक पते पर, या फिर उसने ऐसा कोई अपना एड्रेस दे रखा है जो कि जिस पर कि डाक या फिर लेटर वगैरह जाते हो, तो इन सारे स्थानों पर लिखित संसूचनाओं को प्राप्त किया समझा जाएगा जबकि वहाँ पर दे दिया गया हो। फिर ये बात आगे और इसमें कह गई है कि ऐसे निश्चित स्थान जो भी अभी आपको बताया, जैसे व्यक्तिगत तौर पर, कारोबार के स्थान पर, आभ्यासिक निवास स्थान पर या डाक पते पर, इन स्थानों में किसी को भी एक युक्तियुक्त पूर्ण जांच करने के बाद नहीं पाया जाता तो लिखित संसूचना को प्राप्त कर लिया समझा जाएगा यदि उसको रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा संबोधित के कारोबार के अंतिम ज्ञात स्थान, आभ्यासिक निवास स्थान या डाक पते पर भेजा जाता है, या किसी दूसरे ऐसे माध्यम से भेजा जाता है जो उसकी परिदत्त करने के लिए एक अभिलेख की व्यवस्था करता है। यानी जो उसने एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पर पहुंच जाना समझा जाएगा अगर उस पर बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके वहाँ पे जो कोई भी सूचना हमें दूसरे पक्षकार को देनी है उस पक्षकार के पास अगर हमने भेज दिया है और उसके पास चला गया है तो ये मान लिया जाएगा कि वहाँ पहुँच गया है, उसके पास जो संसूचना है, जो कम्युनिकेशन हम उसको देना चाह रहे थे वो दे दिया है। फिर यहाँ पे युक्तियुक्त जांच क्या है, रीजनेबल इंक्वायरी किसे कहेंगे। रीजनेबल इंक्वायरी इस एक्ट में, इस अधिनियम में बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि प्रेषित के वर्तमान स्थान, कारोबार स्थल या डाक पते को ज्ञात करने का सामान्य एवं संबद्ध तथा सतर्कतापूर्ण प्रयास किया गया है। यानी कि जो उसने एड्रेस दिया था वो एड्रेस हमने बहुत अच्छे से सतर्कतापूर्ण, बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से इंक्वायरी की थी कि वो एड्रेस है, और पक्षकार ऐसा करने में उपेक्षा का दोषी भी नहीं था। तो युक्तियुक्त जांच क्या है, इसके संबंध में किसी कठोर नियम का कोई ऐसा प्रतिपादन नहीं किया गया है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि युक्तियुक्त जांच यानी कि जो कोई भी एड्रेस आपको दे रखा है उस एड्रेस पर आपने लेटर वगैरह भेज दिए थे और ये पाया गया कि लेटर वहाँ पे पहुँच गए, तो ये मान लिया जाएगा कि जो उसने एड्रेस दिया था वो सही था और उसके बारे में जाँच की गई कि वो एड्रेस सही भी है या नहीं, गलत पता तो नहीं दे दिया, क्योंकि अगर गलत पता दे देगा तो किसी भी तरह से डाक द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर उसके पास सूचना किसी भी तरह की नहीं पहुंच पाएगी। फिर हम यहाँ धारा 3 में ही एक और बात देखते हैं कि संसूचना को इस दिन ज्ञात समझा जाएगा जिस दिन उसको दिया गया है, अर्थात यदि प्राप्ति का दिनांक संसूचना को प्राप्त कराते समय अंकित कराई गई है तो दिनांक या स्थिति संसूचना की प्राप्ति तिथि मानी जाएगी। यानी मान के चलिए कि लेटर पहुंचा आज से 2 दिन, लेटर निकला आज से 2 दिन पहले और लेटर यहाँ पे पहुँच गया 2 दिन बाद, तो वो 2 दिन बाद की इसमें एड्रेस डेट डालता है, तो ये मान लिया जाएगा कि 2 दिन बाद की जो डेट है उस डेट को उसको सूचना प्राप्त हुई है, उस डेट के ऊपर ही मान लिया जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन हमने यहाँ से लेटर प्रेषित किया उस दिन की डेट नहीं, लेटर वहाँ से निकला 2 दिन पहले लेकिन 2 दिन बाद अगर मिला है तो 2 दिन बाद की उसको माना जाएगा कि उस डेट को उसको सूचना प्राप्त हुई। फिर इस धारा के प्रावधान ये भी कहते हैं कि किसी न्यायिक प्राधिकारी की कार्रवाई की लिखित संसूचना के प्रति प्रवृत्त नहीं होते। न्यायिक प्राधिकारी की कार्रवाई की लिखित संसूचना यानी कि अगर कोई जुडिशियल कोई ऑफिसर है तो उसको प्रवृत्त नहीं माना जाएगा। तो सामान्य रूप से धारा 3 के प्रावधान न्यायिक अधिकरण से संबंधित कार्रवाइयों पर लागू नहीं होते, यह केवल मध्यस्थम कार्रवाइयों में लिखित संसूचनाओं पर ही लागू होंगे। यानी कि जो ये रिटर्न में जो कम्युनिकेशन है ये सब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ही लागू होंगे, जुडिशियल जो कोई भी प्रोसीडिंग है उनमें लागू नहीं होंगे। फिर ये भी उल्लेखनीय है कि न्यायिक अधिकरण से संबंधित कार्रवाई के संबंध में लिखित संसूचना की प्राप्ति के लिए इस अधिनियम की धारा 82 में
सेक्शन 82 में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय को नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई ऐसी रिटन स्टेटमेंट यानी कि कम्युनिकेशन लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए अगर किसी तरह का कोई नॉर्म्स बनाना है तो उसकी पावर सेक्शन 82 में हाई कोर्ट को दी गई है। तो आज ये सेक्शन 3 हम देख रहे हैं लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति। तो ये लिखित संसूचनाओं की प्राप्ति वो है जिसमें दोनों पक्षकारों को अपनी अपनी बातों को पता करने का एक माध्यम है जो धारा 3 दे रही है। चाहे अब उनकी जो विवादों के निपटारे के लिए कार्रवाई शुरू करने की संसूचना हो, चाहे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को विवाद को निपटाने के लिए कार्रवाई को बढ़ाने के लिए संसूचना हो या किसी भी प्रकार की संसूचना हो, तो वो संसूचना जो सूचना देनी जानी है वो धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाएगी। आगे हम सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट। मध्यस्थम कार्रवाई में पक्षकार जब अपने आपत्ति करने के अधिकार को त्याग देता है तो सेक्शन 4 में इस बारे में बात की गई है कि वो कहता है कि मध्यस्थम कार्रवाई जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है उसमें अगर कोई पार्टी अपनी बात कहना चाहती है और अगर अपनी बात कहने का उसका जो राइट है उसको अगर वो छोड़ देता है तो वो कहलाएगा अपने आपत्ति करने के अधिकार को त्याग देना। कि जो कोई भी प्रोसीडिंग चली थी या जो कोई भी बात हुई थी मध्यस्थम कार्रवाई के बीच में और किसी एक पक्षकार को अपनी बात कहनी थी, वो उसका राइट था, और अगर वो अपना राइट छोड़ देता है तो अपने इस अधिकार को छोड़ देने की व्यवस्था धारा 4 में की गई है। सेक्शन 4 वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट के बारे में कहता है मध्यस्थम कार्रवाई में आपत्ति यानी कि आक्षेप के अधिकार का अभित्यजन यानी कि त्याग देना। वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। मध्यस्थम सुलह अधिनियम की धारा 4 ये कहती है कि अब यह मान लिया जाएगा कि मध्यस्थ कार्रवाई में पक्षकार ने अपने आक्षेप करने के अधिकार का त्याग दिया है। यानी कि उसको जो प्रोसीडिंग के बीच में किसी एक पक्षकार को कोई बात कहनी थी, उसने अगर नहीं कही तो ये माना जाएगा कि उसने अपने अधिकार को त्याग दिया। धारा 4 के अनुसार यदि पक्षकार को मध्यस्थ के ऐसे करार का ज्ञान है, अर्थात यदि पक्षकार को ज्ञात हो कि मध्यस्थम कार्रवाई के अन्य पक्षकार ने मध्यस्थ करार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है तथा इस पर भी वह समयावधि यानी कि टाइम लिमिट के अंदर इस पर आपत्ति नहीं करता है, तो निर्धारित समय के अंदर आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं समझता है, तो मध्यस्थम कार्रवाई पर अग्रसर होता है, यानी कि बार बार कार्रवाई में जाता रहता है, तो ये निर्धारित किया जाएगा कि उस पक्षकार ने आपत्ति करने के अपने अधिकार को त्याग दिया है। यानी कि जब भी वो प्रोसीडिंग चल रही थी, पक्षकार उसमें मौजूद था, उसको आपत्ति ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो ये मान लिया जाएगा धारा 4 में कि उसने अपने आपत्ति करने के अधिकार को त्याग दिया। तो ये धारा 4 के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि मध्यस्थ कार्रवाई में किसी एक पक्षकार के आक्षेप के अधिकार को त्याग दिया समझा जाएगा, जबकि वह जानबूझकर अपने आपत्ति करने के अधिकार का प्रयोग नहीं करता, यानी कि जानबूझकर ही नहीं वो बोल रहा है। जब वह विलंब के साथ आपत्ति करता है, यानी कि बहुत देर बाद जब उसका टाइम था बोलने का तब नहीं बोला, बाद में बोलता है। जब वो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित जो प्रॉपर जो टाइम है उसका संबंधी उसमें आपत्ति करने में विफल रहता है, तब ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने आपत्ति करने के अधिकार को त्याग दिया है। तो यहाँ धारा 3 और धारा 4 मध्यस्थम कार्रवाई के बारे में व्यवस्था करती है कि धारा 3 कहती है कि संसूचना यानी कि सूचना का आदान प्रदान होता रहे, सूचना पक्षकारों को मिलती रहे, और धारा 4 ये कहती है कि मध्यस्थम कार्रवाई जब चल रही है तो उसके बीच में अगर किसी पक्षकार को अपनी बात कहनी है या कहनी चाहिए और वो उस टाइम में नहीं कहता, तो ये मान लिया जाएगा धारा 4 में कि उसने अपने अधिकार को, अपने आपत्ति करने के अधिकार को त्याग दिया है और प्रोसीडिंग को चालू रहने देता है। आगे की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।